आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 वर्ष मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा। 27 दिन में यह फैसला आया और मुजरिम को प्राइवेट वकील नहीं मिला, या यूं कहे किसी वकील ने मुजरिम की पैरवी नहीं की। यह इतिहास लिखा गया राजस्थान में। सबसे बड़ी पहल चिड़ावा बार एसोसिएशन की रही, जो ऐसा फैसला लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करना सराहनीय रहा। सोशल मीडिया और झुंझुनू जिले की जनता ने जो आवाज बुलंद की, वह भी काबिल तारीफ रहा। कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ, आइए पूरी जानकारी लेते हैं इनसे इस मामले में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले नवीन जी, आपसे ही चर्चा करते हैं कि आज कैसा क्या रहा। मैं इस प्रकरण के विषय में आपको स्टार्ट से लेकर आखिर तक की सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी अधिवक्ताओं को तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष रहते हुए सबसे पहले चिड़ावा बार ने ये फैसला लिया था कि इस प्रकार के अपराधी का कोई भी पैरवी नहीं करेगा। और मुझे खुशी है कि झुंझुनू जिले के किसी भी अधिवक्ता द्वारा इस अपराधी की पैरवी नहीं की गई है और सरकार को मजबूरन लीगल एड से इसके लिए वकील नियुक्त करना पड़ा। मतलब आरोपी की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से कोई वकील नहीं था, ये वकील था और सरकारी वकील था। ये सरकारी वकील था, सरकार द्वारा ये लीगल एड के तहत वकील नियुक्त किया गया था। जी, जब किसी अपराधी के लिए कोई वकील नहीं होता है तो सरकार का दायित्व बनता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। बिल्कुल। तो सरकार ने लीगल एड में ये वकील नियुक्त किया था, उसी के द्वारा उनकी पैरवी की गई। किसी भी प्राइवेट अधिवक्ता ने इनकी पैरवी नहीं की, पैरवी करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए मैं इन अधिवक्ता साथियों का न केवल चिड़ावा पिलानी बार के सदस्य बल्कि पूरे झुंझुनू के अधिवक्ता साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस सराहनीय कार्य में हमारा सहयोग किया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकेंद्र जी जो विशिष्ट लोक अभियोजक हैं, वो भी चिड़ावा पिलानी बार के ही सदस्य रहे हैं। इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके द्वारा पैरवी की गई, बहुत अच्छी उन्होंने पैरवी की, मुकदमे को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। सभी को इस घटना का पता है। दिनांक 19/2/2021 की ये घटना थी। 20 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग ये मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन के अंदर पुलिस ने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया और चार्जशीट 10 दिन में कंप्लीट करके न्यायालय में 1 मार्च को चार्जशीट प्रस्तुत कर दी। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई के लिए एक विशिष्ट सेशन निर्धारित किया गया, जो 3 दिवस का था। और ये पहली बार हुआ है झुंझुनू जिले में कि एक सेशन निर्धारित किया गया और उसी सेशन में कंप्लीट सुनवाई कर ली गई। इसके लिए पुलिस विभाग का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह जी का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, जिन्होंने सारे काम ईमानदारी से किए और बहुत ही जल्दी बिना कोई समय व्यतीत किए किया। और ये पहला मौका है जब इतना जल्दी सुनवाई होके और किसी पीड़िता को न्याय मिला है। जी, कुल मिला के 27 दिन का समय लगा घटना से लेकर 27वें दिन उप सजा हो गई। अब इस प्रकरण में एक सेशन में 3 दिन निर्धारित किए थे एविडेंस के लिए, 5, 6 और 10। 3 दिन में 27 साक्षियों के बयान लिए गए। 27 साक्षियों के बयान लेने के बाद में तकरीबन मेरे हिसाब से शायद 120 या 124 लोगों में जैसे अपन जाने कि साक्षी कौन थे, मतलब कैसे रहे साक्षियों ने घटना को तायद किया। नहीं, साक्षी कौन रहे इसमें? जैसे बच्ची का भाई हो गया, इसके अलावा और इसमें ग्रामीण भी थे, पुलिस वाले भी थे। कुल मिला के 27 साक्षी थे। वैसे तो 40 साक्षी थे, लेकिन कुछ अनावश्यक साक्षी थे जिनकी एविडेंस की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। 13 साक्षियों की गवाही नहीं करवाई गई, 27 साक्षियों की गवाही करवाई गई, जिससे ये मामला पूर्ण रूप से साबित हो गया। जी, तकरीबन 124 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए प्रोसिक्यूशन के द्वारा। 15 तारीख को इस प्रकरण में फाइनल आर्गुमेंट हो गई थी। 16 तारीख को अपराधी को दोषी मान लिया गया तथा सजा के बिंदु पे सुना और 17 तारीख को फैसला आ गया। मतलब 27 दिन लगे, पूरे 27 एविडेंस और 27 दिन में आरोपी को सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में 27 का विशेष स्थान, 27 का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इसमें 27 ही एविडेंस हुई हैं और 27 ही दिन लगे हैं।
और पीड़िता को न्याय मिल गया। तो अब क्या प्रोसेस रहेगा आगे? अब इसमें प्रोसेस ये रहेगा, इस फाइल को अनुशंसा के लिए हाई कोर्ट भेजा जाएगा। तो आरोपी भी तो अपील कर सकता है ना अभी? और आरोपी को अपील करने का राइट हमेशा रहता है, उसके लिए निर्धारित समय अवधि होती है। यदि वो निर्धारित समय अवधि में अपील करता है तो अपील प्रस्तुत कर सकता है हाई कोर्ट में। तो फिर क्या सजा थोड़ा और टाइम लगेगा सजा होने में, या फिर 2-3 साल 5 साल तक केस चलता रहेगा? देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस प्रकरण में इतना समय नहीं लगेगा। इसमें लोग पहले भी कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज होता है, कब सुनवाई होगी, कब क्या होगा, लेकिन अब आप सबके सामने आ गया है कि 27 दिन के अंदर उक्त प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई, कोर्ट ने भी अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर ली, फाइनल आर्गुमेंट हो गई और सजा भी हो गई। तो इसी प्रकार हाई कोर्ट में भी इस प्रकरण में ज़्यादा समय लगने की संभावना नहीं है। यदि अभियुक्त सजा के खिलाफ कोई अपील करता है तो हाई कोर्ट में न तो कोई एविडेंस होनी है, हाई कोर्ट में सिर्फ आर्गुमेंट होनी है और उसके लिए एक दिन पर्याप्त होता है। तो ऐसे अपराधी को फांसी की सजा हुई है जी, तो ये सजा अपने यहाँ झुंझुनू में होगी या जयपुर में होगी? इसके लिए स्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभी क्या कोई समय सीमा दी गई है, क्या कोई डेट दी गई है कि उस दिन फांसी होगी? नहीं जी, अभी कोई डेट नहीं दी गई है। इसका भी एक अलग प्रोसीडिंग है। मैंने बताया कि हाई कोर्ट में अनुशंसा के लिए फाइल जाएगी, वहाँ से लौट के आएगी, अपील का टाइम व्यतीत होगा। अपील का टाइम व्यतीत होने पर कोर्ट द्वारा सजा का दिन डिसाइड किया जाएगा और उसके उपरांत राज्य सरकार की ये सारी कार्रवाई होगी कि फांसी कहाँ हो, किस स्थान पे हो। जी, इसके लिए अपने यहाँ पे 3 विशिष्ट जेलें हैं, जयपुर, अजमेर और बीकानेर। ये तीनों ही जेलों में अभी आरोपी कहाँ है? झुंझुनू कहाँ? आज आरोपी झुंझुनू रहेगा, झुंझुनू से आरोपी को शिफ्ट कर दिया जाएगा सेंट्रल जेल। अभी आज झुंझुनू ही रहेगा? जी, आज झुंझुनू रहेगा। पहलवान जी, आपका इंटरव्यू हम पहले भी कर चुके हैं और आप हमारे चैनल पर दोबारा आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि आप तो इस पूरे घटनाक्रम में साथ रहे हैं और सुना है कि आपने पीड़ित परिवार की तरफ से, पीड़ित 2 बच्ची हैं उनकी तरफ से, जो उनके भाई थे उनके बयान भी आपने करवाए हैं। देखिए, जिस रात ये मामला हुआ था उस रात हम पिलानी में थे, पहले जी, उसमें बताया राम सिंह जी डांगी हमारे ताऊ जी भी उस रात मेरे साथ थे जी। पूरे घटनाक्रम में, ये पूरे घटनाक्रम में पूरी रात भर साथ थे। जब पुलिस की FIR हुई तो सिवान पिलानी सर्किल इंस्पेक्टर जी इंद्र प्रकाश जी यादव साहब वो भी साथ में थे, पूरी रात भर पुलिस स्टेशन में थे, मैं भी था। उसके बाद पीड़िता के परिवार को लेके काफ़ी तरह की भ्रांतियाँ फैली, उनको उकसाया जाने लगा कि आप आंदोलन करिए, रैलियाँ निकालिए, ये करिए। मैं उसमें पूरे स्टैंड पर डाला और उसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा करना होता है हमें। अगर हम उस टाइम ऐसी कोई हरकत कर लेते युवा साथियों को लेके, जिससे मेरे कुछ युवा साथी नाराज भी हुए कि आपने मेरी रैलियाँ नहीं करने दी, सड़क पर आंदोलन नहीं करने दिया, चक्का जाम नहीं करने दिया, अगर ऐसा कुछ हम करते तो ये जो निर्णय आया है शायद ये प्रभावित हो सकता था। तो क्या वकील जी प्रभावित होता है क्या ऐसा निर्णय कोई? देखो, हमेशा हम सबको न्याय के मंदिर पे भरोसा करना चाहिए। नहीं देखो, ऐसी कोई घटना एक टाइम ऐसा भी था कि पहलवान जी ने वहाँ पर आम सभा की, काफ़ी युवा वहाँ इकट्ठे हुए, तो कुछ लोगों का मानना था कि रास्ता बंद कर दो, चक्का जाम कर दो, ये कर दो, तोड़फोड़ कर दो। तो ऐसे क्या प्रभाव पड़ता? इससे ये प्रभाव पड़ता, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा 10 दिन में कंप्लीट की गई है, पुलिस इनको रोकती तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती और ये इन्वेस्टिगेशन करने में ही महीनों व्यतीत हो जाते हैं। जी, तो पहलवान जी ये तो वकील जी से अपन ने जान लिया कि ऐसा कुछ जरूर प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो जैसे आपने आम सभा की, तो कुछ लोगों ने उसका भी विरोध किया कि यहाँ पर आम सभा मत करो, कहीं और करो। उन लोगों का लक्ष्य मुझे पहले से पता था, वो जो आए थे लोग उनका कुछ दूसरा मकसद था वहाँ पे। एक्चुअली मैं उसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दों में कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित होते हैं वो पूरे उसको प्रभावित करना चाह रहे थे, पूरे मुद्दे को। सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ा जो विवाद कुछ लड़के लेके आए थे वो ये कि ये जगह क्यों चुनी जा रही है। आज मैं आपका सार्वजनिक न्यूज़ चैनल में बता दूं कि जो हमने जगह चुनी थी, जहाँ पे हमने आम सभा की थी, वो पीड़िता का कोई घर नहीं था, स्थायी कोई पता नहीं है, वहाँ की वो है भी नहीं, वहाँ उसका कोई घर नहीं है, कोई मूल निवासी नहीं है। वो एक किसी का खेत है जिसपे बटाई पे फसल पे खेती कर रहे हैं, अभी वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, फसल कट गई, वो दूसरी जगह में। तो ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को क्या सिर्फ वहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा करना था कि कैसे भी करके भीड़ को उकसा के, कुछ महिलाएं भी आई जो ताऊ जी हम साथ में थे, वो जो भी बोले आप चक्का जाम कर दो, इधर कर दो, ये कर दो। मैंने उनको, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो मैं अपनी तरफ से आपके अगेंस्ट मैं FIR दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस टाइम हम पुलिस डिपार्टमेंट का लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करें, ताकि जो ये जांच है ये प्रभावित हो जाए। और कहीं ना कहीं जो पुलिस जितनी जल्दी, कहने का मतलब ये कुछ ग्रामीण या कुछ युवा, कुछ साथी लोग ऐसे भी थे कि जो इसको उग्र करना चाहते थे। उग्र करना चाहते हैं, बिल्कुल। मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग तक है, आपको
पर्सनली व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी कॉल भी आए ऐसे, लेकिन मुझे उसका कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा था कि किसी की गलती है ही नहीं, ना पुलिस की कोई गलती है, ना लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कोई वो सिस्टम में। कलेक्टर साहब भी उनके घर पे गए हैं, सब कुछ अपना काम ठीक से हो रहा है। अभी सबसे बड़ी बात है, जिस दरिंदे ने घटना की उसको सजा मिलना। तो हमें न्यायपालिका में तो भरोसा ही करो, जब जनता ही अगर रिजल्ट देने लगी, जनता ही इंसाफ करने लगी, तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? बिल्कुल, ये तो सही है। आपने और आपके ग्रामवासियों ने खूब अच्छा किया और प्रयास भी अच्छा रहा है ये। तो ये जो घटना जब हुई थी, आप उस रात भी मौजूद थे वहाँ पर और आपने पुलिस का भी सहयोग अच्छी तरह से किया है, लेकिन इसमें कुछ अलग और नया क्या हुआ? अब आज 27 दिन हो गए। सबसे बड़ा तो इसमें देखिए नया ये है कि जिले में, पूरे हमारे जिले में इतनी जल्दी आज तक कोई फैसला नहीं आया। बिल्कुल, पहले सेशन में ही पूरी सुनवाई होकर सबूत जुटा के एक साथ ही पूरी सजा सुना दी गई हो, यह पहली बार हुआ है। इसके लिए न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, जो इस पूरी आंदोलन या कुछ भी कहिए, ये जो संघर्ष था, इसमें हमारे बुजुर्ग श्रीमान मान सिंह जी, राम सिंह जी डांगी, राजू भाई साहब, मतलब पूरे ग्रामीण और क्षेत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी बात पे भरोसा किया, जैसा मैंने उनको समझाया कि हमें किस रास्ते से चलना है, हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। एक छोटा सा फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन ये आम सभा हुई थी, उसी दिन मेरे पास शाम को फोन आया था कि हम ऐसे करते हैं, सड़क जाम करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो जिस रात बच्ची एम्बुलेंस में इसको जयपुर रेफर करना, यही ऐसी ही कोई घटना सीकर में हुई होती, और सीकर में किसी लोग ने सड़क जाम करके इस बच्चे को 5 घंटे लेट कर दिया होता तो रिजल्ट क्या होता? बिल्कुल। तो हमें ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, और हमने न्यायपालिका पे, पुलिस के प्रशासन को भरोसा किया, उसका परिणाम आप सबके सामने। पहलवान जी, आप तो ग्रामवासी हो, बच्ची के एक तरह से नजदीकी हो, तो बच्ची अब कैसे है, किस हालत में है अभी? बच्ची देखिए, ये प्रोटोकॉल की थोड़ा अगेंस्ट है, मैं इस पे अपन पब्लिक की कोई बात नहीं करता। स्वस्थ है मतलब वैसे? हाँ, स्वस्थ। घर पर है अपने, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जैसे कुछ ग्रामीण भी अपने साथ में आपके, जो पूरी रात पुलिस स्टेशन और फिर बाद में भी सहयोग किया काफ़ी अच्छा, तो ऐसा भी कुछ हुआ क्या कि कुछ लोगों ने जैसे अलग ही प्रोपेगेंडा अपनाया हो उग्र करने का? बहुत सी बातें हैं इसमें, और पूरे झुंझुनू जिले के अंदर बहुत से साथियों ने ज्ञापन दिए, एसडीएम को, कलेक्टर साहब को दिए, तो उस पर हर जगह से देखिए ज्ञापन आए हैं, दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से, कहीं आसपास के, सब जगह लोगों में रोष था। सबने अपनी अपनी तरफ से इसमें जो भी नाराजगी जताई, सब कुछ किया। प्रशासन से मांग भी की कि दरिंदे को जल्द से जल्द सजा हो। चंद लोग ऐसे भी थे जो किसी इस एंगल को किसी दूसरे नजरिए से देखते हैं, उसका हम उनकी बात करने से कोई फायदा भी नहीं है। बच्चे के परिवार को अब तक कितना मुआवजा मिल चुका है? मेरी जानकारी के हिसाब से 5 लाख रुपए तो कलेक्टर साहब ने, 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब ने, 1 लाख रुपए कोई और निधि थी, कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया मुझे, मैं कंफर्म नहीं बता सकता जी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कुछ लोगों के मेरे को फोन आते तो उनके शब्द होते थे कि क्या हुआ तेरे मैटर का, क्या चल रहा है तेरा मुद्दा, मतलब मुद्दा आपका थोड़ी ना था, वो तो सभी का था। क्या चल रहा है आपके मैटर का, क्या हुआ वो तेरा, मतलब ये सुन के बड़ा हिल जाता था अंदर तक कि लोगों की सोच कहाँ तक है। सभी नहीं, कुछ लोग जो थोड़े इनसोशल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी समझना चाहिए किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, ये घटना थी जिसके खिलाफ हमें स्टैंड लेना था, इतनी सी बात। अब फांसी की सजा हो गई तो अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या फीलिंग आ रही है? एक सुकून मिला है जी, सच में सुकून मिला है कि बस इस पे कोई तो आगे क्या कुछ होगा क्या, ऐसे जैसे फांसी की सजा हुई है तो आगे? न्यायपालिका पे पूरा नहीं, वो तो ठीक है, सजा तो होनी है, लेकिन समाज में क्या संदेश जाएगा क्या? जो अपराधी हो रहे हैं उनमें क्या कोई डर जाएगा क्या? अगर किसी इंसान के दिमाग में ऐसा वहशीपन कभी आएगा तो कम से कम एक क्षण के लिए वह इस परिणाम को जरूर सोचेगा। वकील जी, आपसे एक बात पूछना भूल गए, वो भी पूछते हैं आपसे, एक सवाल और करते हैं छोटा सा। आरोपी जब वहाँ पर पेशी के लिए आया तो उसमें कैसी क्या फीलिंग थी, कैसा चेहरा था उसको, आपने तो देखा ही होगा वहाँ पे। आरोपी जब कोर्ट में उपस्थित हुआ तो कल उपस्थित हुआ तब भी उसके माथे पे कोई शिकन नहीं थी। आज वो ज़रूर कुछ गिल्टी फील कर रहा था सजा होने के बाद। सजा होने के बाद मतलब सजा से पहले उसके ऊपर कोई असर नहीं था, कोई फर्क नहीं था उसके? बिल्कुल कोई भी ऐसा असर दिखाई नहीं दिया कि कहीं उसको पश्चाताप हो। उसने जो कर्म किया है, जो घिनौना कर्म किया है, उस कर्म के प्रति उसमें कहीं भी कोई पश्चाताप की भावना हो। तो इसका दोषी कौन है? क्या उसके अंदर की जो भावना है वो है, या कुछ और कोई ऐसा कुछ है जो उसको उकसा रहा हो, ऐसा कुछ भी होता है क्या? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, आत्माएं सभी की एक हैं। यदि आदमी अच्छे की तरफ सोचे तो वो अच्छे की तरफ चला जाता है, और यदि वो निंदनीय चीज़ें सोचने लग जाए तो उसका दिमाग उन्हीं चीज़ों पे ही रह जाता है। बिल्कुल, कुछ ग्रामीण और हैं, उनसे भी बात करते हैं, इनकी क्या राय है इनकी भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना परिचय दीजिए। शिवनगरी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मान सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और ये जो अभी मैटर हुआ है, आज जो फैसला दिया गया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, और मैं आशा करता हूँ
कि पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जहाँ भी ये खबर पड़ी जाएगी और जहाँ भी इस घटना की जानकारी होगी तो वो लोग आज की रात चैन की नींद सोएंगे और आज ही नहीं आगे भी वो इत्मीनान से रह सकेंगे, अपने बच्चों के प्रति भी थोड़ा वो सुरक्षा महसूस करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन और जो भी जनता ने भी जो इसके खिलाफ आवाज उठाई उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। शासन से मेरी एक मांग रहेगी कि लड़की के पीड़िता के पर्सनल खाते में, वो नाबालिग है उसके पर्सनल खाते में कोई ऐसी राशि डलवाई जाए जो बालिग होने के बाद उसके काम आए। परिवार को जो सहायता दे रहे हैं अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन परिवार को जो सहायता दी गई है वो बच्ची के कब काम आएगी, क्या काम आएगी, क्या वो उस राशि को सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसलिए मैं सिर्फ ये मांग करता हूँ कि बच्ची के नाम से उसके पढ़ाई लिखाई का, उसकी और आगे के भविष्य का कोई सुरक्षा की गारंटी दे, कोई सुकन्या वगैरह का खाता खोल करके कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो बच्ची के काम में आए। मतलब परिवार घर वालों के कुछ ऐसा काम में नहीं आए। अब परिवार वालों को सहायता दी जाए अच्छी बात है, ये मैं कह रहा हूँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अब परिवार वालों पर निर्भर करता है कि वो बच्ची के हिस्से में जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या खुद खर्च कर देंगे, अपना कर्जा चुकाएंगे, खेत खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, क्या करेंगे वो बात अलग है। लेकिन बच्ची जब बालिग होगी तो उसके हिस्से में क्या आएगा, मेरा प्रश्न ये अभी तो वो ना समझ है, अभी ना समझ है, तो उसकी ऐसी कोई व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई की, उसके और ये मांग है मेरी। ये तो अब ग्रामवासी ही कुछ आगे अच्छी नई पहल करे तो कुछ संभव हो सकता है। हाँ, ग्रामवासी भी कर सकते हैं और प्रशासन को भी ऐसे नियम में संशोधन करके कि जैसे परिवार को सहायता दी गई है तो उसमें से कुछ अंश बिल्कुल बच्ची के नाम से भी दिया जाए। पहले फौजी एक्सपायर होते थे, शहीद होते थे ना, तो सारी की सारी जो राशि है वो उसकी पत्नी के नाम होती थी, माँ बाप बेचारे देखते रह जाते थे। अब ऐसा प्रावधान किया गया है कि माँ बाप को भी उस हिस्से कुछ हिस्सा मिलता है, उसको पेंशन की भी राशि कुछ गुजारा भत्ता उसको दिया जाता है। तो इस तरह से बच्ची के नाम से कोई न कोई सहायता, कोई ऐसी सरकार भी दे, अड़ोस पड़ोस गांव वाले देंगे वो अलग बात है, बिल्कुल सरकार को संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल, वो बच्चे तो भी ना समझ है, आगे उसको सही है काम में आनी जरूरी है। बिल्कुल। बाबूजी राम राम। राम राम। आपके गांव की ये घटना है और आज आरोपी को सजा सुनाई गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपको तो थोड़ा इस बारे में, ऐसी घटनाएं पहले हुई नहीं आपके गांव में और अब हुई है, तो ऐसी निंदनीय घटना हुई है, गंभीर घटना हुई है। ये बहुत गंभीर घटना थी और मेरे पड़ोस में ये हुई है। हम उस रात पूरी रात कभी चिड़ावा हॉस्पिटल में, कभी पिलानी थाने में, पूरी रात 4:15 बजे तक हम पिलानी थाने में थे। FIR रिपोर्ट कराने के बाद में फिर बाद में हम घर पर आए 5 बजे और पुलिस ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। 6 घंटे के अंदर मुजरिम को पकड़ के और थाने में बंद किया और न्यायपालिका ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये अपने जिले का पहला रिकॉर्ड है कि 27 दिन के अंदर उसको मतलब 6 घंटे में गिरफ्तार करके 10 दिन के अंदर चालान पेश करके उसको 27 दिन के अंदर ही फांसी की सजा दिला दी। हमें इससे बहुत खुशी हुई है। हम यही मांग कर रहे थे, इसको मुजरिम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अब तो फांसी की सजा सुनाई गई है, तो अब आपका क्या आगे रहेगा गांव का? मतलब गांव में ऐसी घटना होना आपको नहीं लगता कि समाज में गलत संदेश जा रहा है कि गांव में से बच्ची को उठा लेके जाना, अपहरण करना, फिर उसके साथ दुष्कर्म करना? सबसे बड़ी बात तो ये है साहब, ये इस बच्ची की उम्र 5 साल थी और इसके साथ में ऐसा अन्याय हुआ है कि जब इसको विचार करें तो आंखों में पानी आता है। और देखिए, अपन बात करिए तो 5 साल की बच्ची थी, ये आप मान के चलो 20 साल 15 साल की भी बच्चियां ही हैं, वो भी अपनी, उनके साथ ऐसी दरिंदगी होती है, उनको ऐसे अपहरण करके ले जाया जाता है गाँव से। वो पूरे गाँव का सहयोग रहा है इसमें और आगे भी ऐसी कोई दुर्घटना होगी तो पूरा गांव एक साथ में रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि गांव जैसे अब सजा, ये तो ठीक है, अपराध भी हुआ है, सभी काम हुए हैं, सजा भी हुई है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब गांव का दायित्व नहीं बनता क्या कि अपने गांव की अपन रक्षा करे, गांव के युवा मतलब कुछ एक्टिव रहे, ऐसा कुछ नहीं होता क्या? बिल्कुल बनता है साहब।
घटना बिल्कुल नहीं। देखिए युवाओं की टीम खेतों में बसे एक्टिव थी, इसीलिए हमने सर्च ऑपरेशन, पुलिस के अलावा हमने खुद का अपना व्यक्तिगत सर्च ऑपरेशन किया। अब वो मेरी वीडियो है आपके पास, 30-40 बंदे लेके टॉर्च में हम जंगल में ढूंढने गए थे। पुलिस को सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन देगी, अब हम उस साइड जा रहे हैं, अब हम उस साइड जा रहे हैं। पूरे खेड़ला के युवा बुजुर्ग सभी का इसमें पूरा जी जान से साथ था, पूरे ग्रामवासी जागरूक थे। अब ये जो घटना हो चुकी है, इसको ना हम ना आप ना कुछ हो, ये तो वो दरिंदा जिसके दिमाग में आया, उन ऐसे लोगों को अपना व्यक्तित्व बदलना होगा। बाकी कोई क्या करने वाला उसकी आप कैसे नजर रख पाएंगे? देखिए शहर होता है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं अक्सर महीने 2 महीने में होती ही रहती है। अंकुश वहाँ भी नहीं लगता, मतलब रोक वहाँ भी नहीं लग पाती। घटना शहर और गांव से, लेकिन ये गलत है, चाहे कहीं भी अमेरिका में हो तो भी गलत है। नहीं गलत तो है, लेकिन इसको रोकने के वकील जी ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई उपाय नहीं क्या? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले तो समाज में हर व्यक्ति को अपने बच्चों में संस्कार देने होंगे। बिल्कुल। जैसे ही संयुक्त परिवार टूटे, एकांकी परिवारों का प्रचलन आया, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बच्चों में संस्कार दिया करते थे, एजुकेशन नहीं, संस्कार भी चाहिए। हर बच्चे के मन में यदि संस्कार होंगे, अच्छे विचार होंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सकती हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा दूसरा काम है न्यायपालिका का। न्यायपालिका ने जो त्वरित निर्णय सुनाया है, जो कठोर सजा दी है, यदि इस प्रकार की सजाएं दी जाती हैं तो इससे भी समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। भय बिना प्रेत नहीं। बिल्कुल, डर जरूरी है। बिल्कुल, ये पुरानी कहावत है, भय बिना प्रेत नहीं। और जब इस प्रकार के फैसले सुनेंगे और इस प्रकार के फैसले समाज में न्यायपालिका द्वारा किए जाएंगे और दरिंदों को कठोर सजा दी जाएगी, तो मेरी सोच है कि एक आम अपराधी अपराध करने से पहले 4 बार जरूर सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन इसका स्थायी समाधान संस्कार ही है। आप बच्चों में अच्छे संस्कार देते हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटित ही नहीं होंगी जी। और ये तभी संभव है, आज से 20 साल पहले कभी चाचा, ताऊ, दादा, दादी, इन सबको देखते थे बच्चे, संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे। कोई भी ऐसी घटना करना तो दूर की बात है, यदि छोटे से छोटी है भाई कोई टॉफी, वो भी छुपा के खाते थे, शर्म महसूस करते थे। आज सिचुएशन ये आ गई है, चाचा को अंकल, दादा को अंकल, सभी को अंकल कहना शुरू कर दिया है। साहब कोई भी आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो अपन खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, समाज ही इन घटनाओं का जिम्मेदार होता है। समाज में यदि अपन इस प्रकार का सुधार नहीं करेंगे, अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, यदि मैं खुद सुधरता हूँ तो मैं दूसरे को कह सकता हूँ। बेटियों की और दूसरी चीज, बेटी और बेटे आज कहने को तो हक दे दिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटों के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। आधे माँ बाप ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, बच्चे कहते हैं ठीक है, लड़की पूछती है मैं कहीं जा रही हूँ, तो उसके माँ बाप 20 बार पूछेंगे कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ कब आएगी। लड़के के लिए यही चीजें बदल जाती है, उससे कुछ नहीं जाता, उससे कुछ नहीं पूछा जाता। आज जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, ये भी किसी का बेटा होगा, बिल्कुल से आया होगा, जब ये घर से स्कूटी लेके चला तो कम से कम इसके माँ बाप का नैतिक दायित्व बनता था, वो अपने बच्चे से ये पूछे कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा, क्या करेगा। आज सरेआम इन संस्कारों के और उसके आरोपी के घर पे आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? घर वालों को मालूम नहीं चला क्या करके आया बच्चा? देखो इस चीज के ऊपर अपन कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, उनको पता चला या नहीं चला, लेकिन पुलिस के जाने के बाद तो ये पता चल ही गया था। और दूसरी चीज, अपने बच्चों के लक्षण किसी से छुपे हुए नहीं होते हैं। एक दिन में आदमी में ऐसी हैवानियत नहीं आती है। आज मैं ये कहूँ कि एक ही मिनट में इस प्रकार के अपराध घटित कर देते हैं, संभव नहीं है। उसके माँ बाप ने पहले भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा, अपने बच्चे में सुधार की कोई गुंजाइश की करनी चाहिए थी। यदि उन्होंने उस समय ध्यान दिया होता तो आज ये सजा नहीं होती। बिल्कुल। सुकेश कुमार जी जैन ने ये सजा जब सुनाई, मैं ये कहता हूँ कि एक न्यायिक अधिकारी के लिए ये सबसे बुरा दिन होता है। सजा सुनाना, फांसी की सजा सुनाना ही बुरा दिन होता है कि आप समाज से एक व्यक्ति को अलग हटा रहे हो। यहाँ तो समाज से नहीं, धरती से अलग हटा है। बिल्कुल। तो ये बातें सोचने लायक होती हैं, लेकिन क्या किया जाए, समाज में इस प्रकार के अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के निर्णय देने ही पड़ते हैं। यदि इस प्रकार के निर्णय नहीं किए जाएं तो समाज में अपराधों के ऊपर कभी भी अंकुश नहीं लगेगा। न्यायपालिका ईमानदारी से अपना काम कर रही है। आज समाज के हर व्यक्ति को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, अपने बच्चों में संस्कार देने चाहिए, अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, अपने बच्चों से पूछना चाहिए, और यदि वो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उन्हें रोकना और टोकना चाहिए। बिल्कुल।
हाँ, सबसे बड़ा जो इसमें विषय है कि ये घटना क्यों हुई, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले। हम ज़्यादा देखिए, जो मनोचिकित्सक है, जो विशेषज्ञ है, वो इसकी गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन एक सीधी सी लॉजिकल वाली बात है कि उसमें जब ऐसी भावनाएं जगी होंगी कहीं से, उसमें मन में ऐसे दरिंदे के जो विचार आए हैं, जो कुकृत्य उसने किया है, सबसे बड़ा जहर है ये बहुत बड़ा साधन भी है, सोर्स भी है, व्यापार भी है, रोजी रोटी भी है, मोबाइल। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। तो जब बेटियों को संभालने की बात करते हैं, सभी पेरेंट्स बेटियों पे ध्यान रखते हैं, बेटों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। वो पूरे दिन भर घूम रहा है, यदि उसकी जेब में एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसकी गूगल हिस्ट्री चेक करनी है, यूट्यूब हिस्ट्री चेक करनी है कि वो कौन से कंटेंट देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, वो सब पता लग जाता है। बिल्कुल, फोन की वजह से आजकल बहुत कुछ ज़्यादा अपराध होने लगे। लोकेशन देखनी है पूरी, अपनी मेल आईडी से लॉगिन करते ही मोबाइल नंबर से पता चल जाता है ये दिन में इतनी देर इस रोड से गया और यहाँ पे इतनी देर खड़ा हुआ है। तो पेरेंट्स को नज़र रखनी है। ज़माना थोड़ा बदल रहा है, इसलिए पेरेंट्स को बदलना होगा, थोड़ा सा ये चीज़ों को देखना होगा।